चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में जो जो पढ़ाया था आप सबने अगर रिवाइज़ किया और रीड किया हो तो ये आज की क्लास भी आगे अच्छी रहेगी आपकी। और नॉर्मली मैं आज बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अगर मैं थ्योरी पोर्शन की बात करूँ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में जितने प्रैक्टिकल है उतने थ्योरीज भी हैं। और जो बच्चे जो अच्छे रैंक लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, वो दोनों चीज़ पर फोकस करते हैं, थ्योरी को भी और प्रैक्टिकल सवाल को भी। वो करते क्या है, हमारे पास एग्ज़ाम में चॉइस आता है। अब ऐसा नहीं कि सारे ही चॉइस होंगे, कुछ कहीं कहीं क्या होता है कि हमें चॉइस मिलता है प्रैक्टिकल में और थ्योरी में। कहीं कहीं होती है प्रैक्टिकल थ्योरी में कुछ चॉइस, और कहीं कहीं दोनों प्रैक्टिकल हो सकते हैं और कभी कभी चॉइस भी नहीं हो सकती। तो ऐसे होता है। जो एक रैंक लेके आने वाला बच्चा होता है वो अपने आप को चॉइस से अलग रखता है, वो दोनों चीज़ करके चलता है। एक तो होता है थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सवाल। तो मैं अगर समझाना चाहूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल सवाल, तो मैंने बताया था वो कि कम से कम 3 क्लास तो मैं थ्योरी पे लूँगा ही शुरुआत में, जो हमारी किस पे होगी, बेसिक पे होगी। अच्छा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आज मैं घर से हो रही क्लासेस तो आउटसाइड की आवाज़ भी आ सकती है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना। उसको आप इग्नोर करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। उसको अवॉइड करना। अगर मैं सेंटर या क्लास पे होता तो आपको शायद से इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो बच्चे अभी लाइव क्लास कर रहे हैं उनको तो अभी भी हो भी नहीं रही होगी। उन लाइव क्लास वाले बच्चों के तो पास ये आउटसाइड नॉइज़ जाती नहीं है। तो अगर रिकॉर्डिंग में आ सकती है ये नॉइज़, तो उस नॉइज़ में आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, ऐप पे भी देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मतलब कि अवॉइड करें। तो आउटसाइड नॉइज़ आ सकती है, उसको आप अवॉइड करें। मेरे बातों पे, मेरे कॉन्सेप्ट पे जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करें। अकाउंट्स ऐसी चीज़ है, आपको आज ही से करना शुरू करना है, अभी से शुरू करना है, ताकि आप उसमें अच्छे से एक प्रोफेशनल लुक लेके आओ। उसमें प्रोफेशनल टाइप का एक बुरा होना चाहिए आपका। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये देख रहा हूँ बाहर ये सामने वहाँ से भी कुछ वॉइस आ रही हैं बच्चों की, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करें। तो इस पर फोकस रखना है आपको। तो मैं बता रहा हूँ बेसिक है ये। बेसिक थ्योरी की कम से कम 3 क्लास होती है, तो एक क्लास तो होगी मेरी एकदम बेसिक वाली। अब इसमें आज कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन और आगे भी कुछ मैं रूल्स बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। तो आज की जो क्लास है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे है। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन को करने से पहले मैं हल्का सा आपको बेसिस बताना चाहता हूँ। बेसिक नहीं, बेसिस। किस बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट और क्या नाम है कन्वेंशन को करते हैं, उस चीज़ की बेसिस क्लासेस। किस बेसिस ऑफ, जिसे कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिस क्या है, बेसिक नहीं बोला मैंने, बेसिस। तो ये बेसिस क्या है, तो जब देखते हैं उसके बारे में। तो जो नॉर्मली हमारे अकाउंट्स के 3 बेसिस होते हैं, जो हम कह सकते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वो है, पहला होता है कैश प्राइस, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस और मिक्स्ड बेसिस। ये 3 बेसिस होती हैं। मैं हल्का सा व्यू दे रहा हूँ इस पर, और आगे भी हम इसको रिवाइज करेंगे, आगे भी इसको हम रेड आउट करेंगे चैप्टर के साथ साथ। और भी कई सारी थ्योरी होती है जो चैप्टर के साथ ही करवाऊंगा मैं। तो ये चीज़ भी और प्रैक्टिकल भी दोनों साथ कर चलेंगे अब हम। तो कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस और मिक्स्ड बेसिस, हल्के हल्के से व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, हल्का से लिखवा भी दूंगा नोट्स, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। तो ये 3 बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग कैश बेसिस अगर बताना चाहूँ मैं, तो कैश बेसिस होता क्या है, कुछ नहीं, हमारा सारे काम अगर लिखना चाहो तो जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन किस पे डिपेंड होते हैं, कैश पे डिपेंड होते हैं। तो हम अगर इसको कहना चाहें, दिस इज डिपेंड अपॉन कैश। सारी ट्रांजैक्शन हमारी किस पे डिपेंड हो, कैश पे। उसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कैश बेसिस। मैं लिखवाऊंगा थ्योरी, आप बस अभी समझें पहले हल्का सा इसको। अक्रूवल बेसिस किसे कहते हैं, अक्रूवल बेसिस वो बेसिस होते हैं जो खाली ना केवल कैश पे हो बल्कि ये रिकॉर्डिंग पे होती है, यानी कि हमने खर्च कर दिए, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, है ना। तो अक्रूवल यानी कि अभी हो चुका है लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, उस चीज़ को हम अक्रूवल बेसिस कहते हैं। रिकॉर्ड करके चलते हैं, मतलब कि कुछ कहीं आपने अर्न किया, अर्न आपको लेकिन मनी मिला नहीं, तो वो अर्न क्या हो गया आपके लिए, अक्रूवल हो गया। तो ये भी होता है अक्रूवल बेसिस। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या होती है हमारी, अकर होती है। ट्रांजैक्शन अकर, OCCUR, यानी कि अगर लिखना चाहो तो सकते हो, इट्स नॉट डिपेंड, ये कैश पे डिपेंड नहीं होगी, डिपेंड ऑन कैश। ये आपकी इकट्ठी होती चली जाती है एक साथ, रिकॉर्ड होती चली जाती है। तो इसलिए लिख सकते हैं रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिस पे होती है। अब वही चीज़ अगर मैं मिक्स बेसिस बात करूँ तो मिक्स बेसिस क्या होती है, जहाँ पे कैश और अक्रूवल दोनों बेसिस, दोनों चीज़ हो। हम कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल समझना, मैं एक शॉप पे बैठा हूँ,
जैसे मान कि टीवी का शोरूम है, टीवी के शोरूम पे बैठा हूँ तो मेरे कस्टमर आते हैं, कुछ कस्टमर आ रहे हैं, वो टीवी उन्होंने परचेज़ किया और मुझे कैश दे दिया, तो ये हो गया कैश बेसिस। कुछ कस्टमर ऐसे आए जिन्होंने टीवी खरीदा और उन्होंने कहा कि हम आपको अगले महीने तीसरे महीने ऐसे करके दूंगा पैसा, मैं कुछ समय बाद दूंगा, तो वो क्या हो गया, अकर बेसिस हो गया, ट्रांजेक्शन अक्रूवल बेसिस हो गया। तो ये क्या हुआ, मैं रिकॉर्ड कर लिया उनका नाम, ये अभी मुझे मिला नहीं है, ये रिकॉर्डिंग बेस पे है। अब वही चीज़ अगर मैं दोनों काम कर रहा हूँ तो ये हो गया मिक्स्ड बेसिस, तो ये बोथ हो गया, यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑन द कैश, इसको हम देख सकते हैं हमारी जो इनकम होगी, रेवेन्यू क्या, इनकम रिकॉर्डेड, REVNUE, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस पे होगी बेसिस। लेकिन हमारी जो एक्सपेंसेस होंगी वो किस पे होंगी, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मैं लिखवाऊंगा अच्छे से। अब जो बात बोली मैंने वही चीज़ मैं आपको अगर लिखने को कहूँ तो हमें एग्जाम में कैसे लिखना होगा, तो ऐसे तो हम आप बनाएंगे नहीं चार्ट्स वार्ट्स, तो सिंपल अगर मैं लिखने को कहूँ तो हमारे सामने पहला आता है कैश बेसिस। कैश बेसिस लिखने का तरीका क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे आपकी बुक में मिल सकती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन। देखो सिंपल वही बात कह दिया, केवल वही ट्रांजेक्शन है रिकॉर्डेड होती है जो कि किस में हो, कैश फॉर्म में हो। ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते ट्रू प्रॉफिट और लॉसेस। क्यों, क्योंकि जैसे सोचिए अगर मैं सामान बेचना खरीदना सब कुछ कैश में कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कैश की चोरी भी कर सकता हूँ, उससे मैनिपुलेटेड भी कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सेल करूँगा 1000 रुपये का, दिखाऊंगा 800 रुपये का सेल किया, 200 रुपये अपने जेब में करूँगा, तो गवर्नमेंट को मैं कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट, जो मेन प्रॉफिट ट्रू प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं मैं छुपा दे रहा हूँ। उससे लॉसेस को भी छुपा सकता हूँ। लॉसेस क्यों छुपाएगा कोई, जैसे सोचिए मैं अपनी एक कंपनी चलाना चाहता हूँ, कंपनी चलाने के लिए कई सारे लोग बाहर से पैसे भी लगाते हैं। अगर मेरी कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या कोई मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो मैं ऐसे केस में क्या करूँगा, लॉस को भी छुपाऊंगा, लॉस छुपाऊंगा, प्रॉफिट दिखाऊंगा, ताकि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वो मेरी अकाउंटिंग देख के लगाएंगे, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख के लगाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मेरे कैश बेसिस पे हुआ तो मैं उसमें मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ, उसको छुपा सकता हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि कैश बेसिस में, तो कैश बेसिस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन नॉर्मली बिजनेसमैन इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं और ये वैसे देखो तो हमारे इकोनॉमी के लिए बेकार है। क्लियर, तो ये हो गया कैश बेसिस। अगले जो आता है पॉइंट्स वो होता है हमारा अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस वापस वैसे उठाएगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब देखिए ऐसे कुछ होगा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस मेथड इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड एंड नॉट व्हेन एक्चुअली पेमेंट रिसीव्ड और पेड। वही बात कह रही है, वो सारे मेथड में वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस जिनको हमने रिकॉग्नाइज किया है जब अर्न हुआ तब नहीं, कब, जब ये एक्चुअली पेमेंट होंगे पेड होंगे तब के लिए। यानी कि अभी के लिए मैंने क्या कर लिया, उसको इनकम इकट्ठे करके बस लिख के रख लिया है, अभी मुझे पेमेंट एक्चुअली में रिसीव्ड नहीं हुई है। लिखा तो है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, नॉट व्हेन एक्चुअली पेमेंट रिसीव्ड, अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है लेकिन मैंने सेल कर दिया है, उसको बस मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, तो इस बेसिस को कहते हैं हम अक्रूवल बेसिस। क्लियर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट मिक्स्ड बेसिस। मिक्स्ड बेसिस क्या, मिक्स्ड बेसिस में दोनों चीज़ होती हैं, कैश बेसिस भी अक्रूवल बेसिस में। अब दोनों बेसिस में होता क्या है, मिक्स्ड बेसिस में हम क्या करते हैं, अपने सारे इनकम को कैश में दिखाते हैं और सारे एक्सपेंसेस को अक्रूवल में दिखाते हैं। यही चीज़ है मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस मेथड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस, वही बात हो दिया, वाइल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द अक्रूवल बेसिस। तो ये चीज़ होता है, सिंपल हल्का से याद रखना है। कैश बेसिस सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं हम कैश में, और क्या नाम है, कैश में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करते, छुपाते हैं हम गवर्नमेंट से। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, यहाँ पे हम अपने सारे खर्चे को, सारे इनकम को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अभी भी अर्न नहीं किया या फिर अभी भी पेड मैंने नहीं किया है ना, जिसको हम नॉर्मली आगे चल के आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं या प्रीपेड बोल सकते हैं। तो मिक्स्ड बेसिस क्या होता है, मिक्स्ड बेसिस दोनों का होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने इनकम को कहीं ना कहीं कैश बेसिस पे दिखाते हैं और अपने एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं अक्रूवल बेसिस पे दिखाते हैं। ये काम जो होता है इसी को कहते हैं हम मिक्स्ड बेसिस। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे भी आपको सही लगे कर लीजिए।
चलिए, तो ये था हमारा थोड़ा सा हल्का सा बेसिस। अब मैं बात क्या कर रहा था कि हमारे जो है एक कॉन्सेप्ट कन्वेंशन से एक प्रिंसिपल से निकल के आया है। नॉर्मली एक प्रिंसिपल निकल के आया है जो कि होता है गैप, नॉट अ गैप। एक गैप होता है, एक गैप होता है, GAAP है ये, और एक होता है GAP, गंगा एक्शन प्लांट, ये नहीं है। तो कौन सा है? गैप, GAAP, गैप डबल ए वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वर्ड, इसका फुल फॉर्म देखना चाहिए ध्यान से आप। जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि नॉर्मली जो लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या चीज़? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, यानी कि सिद्धांतों को। अकाउंट को फॉलो करते समय जो नॉर्मली प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, उस प्रिंसिपल को से निकल के आया है हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशंस। तो हमारे सामने क्या है? एक है गैप। अब गैप होता क्या है जरा समझते हैं। इसका तो पहले फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि नॉर्मली होता है। अच्छा, ये क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे ब्रैकेट में, ये प्रिंसिपल जो होते हैं ना फॉलो करती है ज़्यादातर कंपनियाँ, सारी कंपनी करती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, दीज प्रिंसिपल्स फॉलो बाय ऑल कंपनीज, ये सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। क्लियर? अब आगे समझते देखते क्या लिखा है इसमें। तो गैप देखिए इसमें, हाँ, तो जरा देखिए, गैप आर देयरफॉर राउंड रूल्स, क्लियर, ऑफ द अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स का गैप आर क्या है? देयरफॉर एक राउंड रूल, यानी कि गोला, मतलब एक पूरक तरीके से तो सारे रूल्स यही है किस चीज़ के? अकाउंट्स के लिए, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए सिमिलर एक इवेंट, एक रिकॉर्ड करता है, जो कि हर किसी के लिए सेम मैनर में प्रोवाइड करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रूल फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हर एक के लिए सेम रूल, पूरे इकोनॉमी के लिए सेम रूल है, जो कि हर कोई इसी रिकॉर्डिंग तरीके से, इसी तरीके से, इसी मैनर से रिकॉर्ड करता है, सेम मैनर से, सेम मैनर्स करता है। ठीक है, सिंस, जबकि एवरी मस्ट फॉलो, जब जो गैप है, जो हमारा जो गैप जो ये वो है, ये कंसिस्टेंट है, रिसेट किया गया दोबारा से किया गया है, जो कि किस काम में आता है? फाइनेंशियल को रिपोर्ट करने में। फाइनेंशियल रिपोर्ट करना मतलब क्या? हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में करता है, हेल्प करता है, जो कि यूजर्स इसको फाइनेंशियली प्रोवाइड करते हैं, किस में? स्टेटमेंट बना करके। इन रूल्स का, इन प्रिंसिपल को फॉलो करके वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक इन्फॉर्मिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसको कंपेयर भी करते हैं अपने पिछले साल के बिजनेस या काम के जो भी खर्चा हो या इनकम हुआ हो, उससे कंपेयर करते हैं। तो नॉर्मली क्या है? गैप एक जनरली एक्सेप्टेड वाला प्रिंसिपल है, जो हर कोई फॉलो करेगा, पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में सब सेम तरीके से फॉलो करते हैं। ये हमें फाइनेंशियल को रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है, स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडेबल होने में हेल्प करता है, यानी कि हमें समझने में हेल्प करता है, और कंपेयर करने में हेल्प करता है पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस, किसके? बिजनेस या फर्म के प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक बात कहूँगा फिर से कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक आपको भी ऐसे ही बोलना है। जो बोलता है क्लास में वही लिखता है एग्जाम में, ये हमेशा रखना। जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे। तो बोल बोल के आपको लर्न भी करना है, बोल बोल के आपको समझना भी है। अकाउंट्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट कभी भी रट्टा नहीं मार सकते, आप उसको याद नहीं कर सकते, आपको उसको समझना होता है। तो ठीक, अगर आपने ये बातें समझ भी ली है ना, थ्योरी पोर्शन भी, तो आप चाहे अपनी इंग्लिश लगा करके अच्छा सा लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। बस आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, थोड़ा सा सही होना, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए, बाकी सब अकाउंटिंग को समझिए। तो ये इस तरीके के आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। मैं वापस यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि फिर ऐसे क्लास लंबी होती है आपकी, और आजकल ऑनलाइन क्लासेस में तो आप शॉर्ट ले लें तो वही बहुत ज़्यादा कहता है, क्योंकि बच्चों ने करीबन 1 महीने से जब छुट्टी पे ही थे, 1-2 महीने से, तो उनकी जो हैबिट है वो अब डाउन हो चुकी है पढ़ाई को लेकर के, एकदम बैठने को लेकर के। 1 घंटे में बैठने में वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अभी क्लास में धीरे धीरे लेंदी करूँगा। अभी शुरुआत में मैं 50 मिनट 45 मिनट ऐसी क्लास रखूँगा। तो इसलिए आप चाहे इन सबको स्क्रीनशॉट ले लें, फालतू में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस चीज़ में, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं आगे प्रैक्टिकल पे पहुँचूँ। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैंने कॉन्सेप्ट में कन्विंस हुआ है, तो मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ, जो ये आया प्रिंसिपल, इसको मैं प्रिंसिपल्स कह सकता हूँ। प्रिंसिपल्स के अंदर क्या चीज़, 2 चीज़ निकलने वाले हैं। क्या क्या?
जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, जो भी हम टॉपिक्स का ही नाम है, जो भी हम बनने वाला है। एक क्या है कॉन्सेप्ट्स और एक क्या है कन्वेंशंस। क्लियर, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है। इसको मैं सही करता हूँ, एक सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट्स, आप ऐसा लगा लेना यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स है और कन्वेंशंस है। अब ये आता है कि कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होता क्या है। कॉन्सेप्ट्स, अगर मैं नॉर्मली लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉन्सेप्ट्स का मतलब वो चीज़, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि वो सारे कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स, फॉर्म्स या मैनर्स जो कि लॉ ने कहा है, जो कि हमारे कायदे कानून, हमारे प्रिंसिपल्स ने अप्लाई किया, ये नेसेसरी कंपलसरी है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग में, अकाउंट करते समय। तो जो चीज़ नेसेसरी हो जाए आपके लिए, जो चीज़ आपके लिए कंपलसरी हो जाए, मैनर या जो भी आपकी अकाउंटिंग मेथड है, तो वो सारे मेथड्स, वो सारे रूल्स, वो आपको कहते हैं कॉन्सेप्ट्स। उसको आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, कन्वेंशंस कहलाते हैं उसको हम कन्वेंशंस कहते हैं। अब ये कन्वेंशन जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो कैसे हो सकते हैं, ये मान के चलिए हमारे पूर्वजों ने निकाला हो कोई नया तरीका, पूर्वजों ने कहा कि ऐसे से बनाओ, ऐसे बनाओ तो ये ऐसे निकल आएगा प्रॉफिट, ऐसे से करो, ऐसे से करो तो ऐसे लॉस निकलता है। मतलब कि उनका एक सिद्धांत है, एक मतलब अलग ही पुरानी परंपरा चली आ रही है रिकॉर्ड करने की, उससे हम कहते हैं कन्वेंशंस। तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, आप करना चाहो तो करो इस तरीके से, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो जैसे आपके सामने आपको जैसे रिक्वायरमेंट लगे, आप वैसे इसको कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो हल्का सा मैं डिफरेंस लिखवा देता हूँ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बीच में, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा कितने कॉन्सेप्ट हैं और कितने कन्वेंशंस हैं। क्लियर, अगर मैं बता भी दूँ अभी नॉर्मली, तो नॉर्मली 8 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, है ना। लेकिन एक प्लस और 1 करता हूँ मैं, जो कि 9 हो जाता है। अब वो 1 कौन सा है, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, डेविड क्रेग का रूल को ही कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इसे कुछ है नहीं इसमें। और कन्वेंशंस जो है ये नॉर्मली 4 तरीके के होते हैं, तो ये भी आप हमेशा याद रखना। मैं ऐसे लिखवा देता हूँ आपको, जब लिखिए। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट का, ये एक नेसेसरी है और कंपलसरी भी है। क्यों? क्योंकि इसको किसने प्रोवाइड किया है, किसने रिक्वायर्ड किया, ये लॉ ने। तो इसको हर कंपनी क्या करेगी, फॉलो करेगी। कॉन्सेप्ट हर कंपनी फॉलो करती है, जबकि कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस ऐसा कोई नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने या लॉ ने नहीं कहा, ये हमारे पूर्वजों ने जो बोला, जैसे बोला वैसे हम फॉलो करते चले आ रहे हैं बुक, तो वही चीज़ है ये कन्वेंशंस। तो परंपरा है ये एक तरीके की। कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, मैंने नॉर्मली 8 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने मेरी गिनती में 9 होते हैं, एक मैं एक्स्ट्रा ऐसे ले लेता हूँ। और कन्वेंशंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, ये नॉर्मली करते हैं। इसके नीचे लिखो आप, वैसे 4 कन्वेंशंस नॉर्मली हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके नीचे। क्लियर, तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर, अब मैं आगे चलता हूँ, जरा देखिएगा। अब आता है हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, है ना, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसी कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल्स तो चाहिए ही चाहिए। अब क्या है, पहला आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने 8 बताए थे, 8 + 1 9 कहा था, तो अभी फिलहाल मैं 8 लिखवा रहा हूँ। 8 को ध्यान से लिखिएगा, समझा भी रहा हूँ, लिखवाऊँगा भी पूरा। सबसे पहला आता है हमारा सामने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। इसने क्या बोला, एंटिटी, एक वर्ड यूज़ किया एंटिटी और एक वर्ड किया बिजनेस। एंटिटी यानी पहचान। क्लियर, मान के चलिए एक पहचान की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं, ये कहना चाहता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम 2 चीज़ ध्यान में रखते हैं। एक तो ध्यान में रखेंगे हम ऑनर, जो बिजनेस शुरू कराया जिसने, ऑनर। क्लियर, और एक ध्यान रखते हैं बिजनेस में। इसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी काम होगा, अगर ओनर ने अपने लिए किया है, अपने फैमिली के लिए किया है, अपने घर के लिए किया, तो उस ट्रांजैक्शन का हम नाम देंगे पर्सनल ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन। क्लियर, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जो कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, उस पर्पस को या उस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन।
इतना क्लियर। ये दो बात है। अगर ऑनर ने अपने लिए कोई ट्रांजैक्शन करी है, या अब ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मैंने पहले बताया ट्रांजैक्शन एंड इवन फर्स्ट क्लास में मैंने बता रखा है, समझा रखा है, इसलिए मैं अब वापस यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँगा। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, लेन देन, परचेज सेल करना। तो ये क्या, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल क्लास सॉरी पर्सनल के लिए यूज़ है तो उसे हम कहेंगे, अगर ऑनर ने अपने लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, अपने घर के लिए किया, उसे हम बोलते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन। और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आगे लेने के लिए, तो उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप अपना खर्चा बिजनेस के सर पे नहीं लगा सकते, या बिजनेस का खर्चा अपने सर पे नहीं लगा सकते, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अपने खर्चे आप अलग रखो, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की इनकम आप अलग रखो। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसी के ऊपर बेस है, क्या एसेट भी ऐसे होंगे? हाँ, एसेट्स मतलब क्या, हल्का सा बताता हूँ मैं। एसेट मतलब वो जो आपकी जो कैपिटलाइज को इंक्रीज करता है। जैसे मान के आपकी कंपनी है, कंपनी में खूब सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो कंप्यूटर्स आपके लिए क्या बन गए, एसेट्स बन गए। आपके घर में फर्नीचर है, फर्नीचर आपके लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। तो लेकिन एक हो गया कंप्यूटर, एक हो गया फर्नीचर। अगर वो बिजनेस के लिए है तो बिजनेस का एसेट अलग होगा, पर्सनल यूज़ के लिए है तो पर्सनल का अलग होगा। फर्नीचर लेके आए लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए था तो वो हो गया पर्सनल एसेट। लेकिन वही फर्नीचर अगर आपने बिजनेस लगा दिया और बिजनेस यूज़ के लिए हो गया तो वो आपका पर्सनल नहीं रहेगा, वो किसका हो जाएगा, बिजनेस का हो जाएगा। तो इससे हम कहेंगे बिजनेस एसेट, बिजनेस यूज़। क्लियर। तो ये चीज़ है। अब इसके बारे में लिखना कैसे, तो जब देखो ऐसे कुछ, ये कॉन्सेप्ट है। हमने पहला क्या था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से लिखना। वर्ड क्या कह रहा है, बिजनेस आर सेपरेट, सेपरेट यानी कि अलग अलग, आर इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो अलग होता है। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन भी वो दे दिया, सवाल पूछ लिया यहाँ पे, आर नॉट एप्लीकेबल इन बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे मैंने सवाल पूछा है आपसे, वो इसलिए पूछा ताकि आपको याद रहेगा। क्लियर। जो इसने एक बात बोला कि ये कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता, कहाँ नहीं होता, तो वो चीज़ अब आप लिखिए कहाँ नहीं होता। वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, ये सब कुछ में हम पढ़ेंगे अभी। सिस्टम क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है क्या? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो अकेला एक काम जिसने यूज़ किया, वो अपना अकेले ही काम शुरू किया, उसने कोई कंपनी कोई बिजनेस ऐसे लेके नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या है, वो अपने ही कमा रहा है, अपने ही खा रहा है, जो भी लाएगा उसी में लगाएगा, उसी में खाएगा। तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर। मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, SOLE, सोल, PROPREIETOR, प्रोप्राइटरशिप, SHIP, शिप। और दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या, जब हल्का हल्का बताता हूँ मैं, 3-4 लोग मिलकर के एक काम को लेकर चल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। अब ये कंपनी भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो ये हो गया पार्टनरशिप फर्म। तो इसके ऊपर भी आगे चैप्टर मिलेंगे आपको, 12th में ही है रेशियो वाले, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, और समझाऊंगा अभी भी मैं आगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख लेना सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब आगे चलते हैं, नीचे देखिए लिखा है, इट मीन्स दैट एन एंटिटी, एक एंटिटी यानी क्या, बिजनेस, आपका काम सेपरेट है और एक्सिस्टेंस है, सेपरेट एक्सिस्टेंस यानी कि अलग एक पहचान रखती है, जो कि बिजनेस है और बिजनेसमैन से। यानी कि बिजनेसमैन कौन, ऑनर, ऑनर से एक अलग ही पहचान रखता है उसका अपना बिजनेस। ये दो अलग अलग सेपरेट आदमी है, मतलब 2 पर्सन है अलग अलग, जो कि डिस्टिंग करते हैं अपनी अलग अलग अकाउंटिंग को, एंटिटी को अलग ही अलग अकाउंटिंग बना सकते हैं। ऑनर अपना खर्चा अलग रखेगा और बिजनेस की खर्चे अलग होंगे। क्लियर। द ऑनर स्कीम एज अ क्रिएटर, ऑनर क्या, क्रिएटर है, फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अगर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में तो वो चीज़ आएगा बिजनेस में, अदरवाइज उसने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो चीज़ उसके अपने पर्सनल में आएंगे। क्लियर। द कैपिटल ऑफ द ऑनर इज ऑलवेज क्रिएटेड एज, हमेशा ध्यान रखना, जो कैपिटल हमारी ऑनर की वो ऑलवेज क्रिएटेड एज कैसे होती है, लिएबिलिटी होती है। अगर किसी ऑनर ने कुछ पैसा लगाया अपने बिजनेस में तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, उस आदमी के, इस ऑनर के अकॉर्डिंग लिएबिलिटी, क्योंकि वो आज नहीं तो कल वो ऑनर अपना वो सामान उस बिजनेस से ज़रूर निकालेगा ही निकालेगा।
तो बिजनेस के व्यू से क्या बन जाएगा, वो लिएबिलिटी बन जाएगा, बीइंग द अमाउंट ड्यू बाय द बिजनेस टू इट्स ऑनर। क्लियर, हल्का सा बता रहा हूँ वापस में। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई बिजनेस है, ध्यान से देखना, मैं जा देखना ध्यान से, एक बिजनेस, मान चलिए एक बिजनेस है, ये कंपनी है बड़ी सी, क्लियर, और एक हो गया ये ऑनर, क्लियर, ये हो गया आपका बिजनेस। दोनों की अलग अलग पहचान है अपनी अपनी, क्लियर, ये अपने खर्चों का रिकॉर्ड अलग रखेगा, क्लियर, ये अपने खर्चों के रिकॉर्ड अलग रखेंगे, क्लियर। अब कोई पैसा ऑनर है, अब ऑनर को बिजनेस चलाना, तो इसने क्या किया, कुछ पैसे अपने इसमें लगा दिए, क्लियर, बिजनेस में। तो क्या ये बिजनेस वाला जो बिजनेस पर्सन जो ये क्या मानेगा इसको, तो ये जो पैसे होंगे, ये पैसे इस आदमी के अगेंस्ट क्या बन जाएंगे, लिएबिलिटी बन जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बिजनेस इन पैसों को लिएबिलिटी मानेगा, क्योंकि फ्यूचर में, इन केस फ्यूचर में, आज नहीं तो कल ये ऑनर वापस पैसा लेगा ही। तो ये इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए बन गया लिएबिलिटी, और इसके लिए बन गया एज अ डेटर कौन, कंपनी, डेटर बन गई कंपनी, क्लियर, जिससे पैसा लेना है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आगे चलते हैं, अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं आगे अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं हर एक कॉन्सेप्ट में, इतना टाइम, क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट्स, अगला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा, वो आता है मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर चीज़ आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, मनी में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट का ही दूसरा एक और नाम होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसी का दूसरा नाम आप लिख सकते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे आसान है, आप हर चीज़ को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मनी में एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर एक्सप्रेस एंड रिकॉर्डेड इन मनी, क्लियर। अकाउंटेंट्स डू नॉट रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटीज। वो और कुछ में, किसी और एक्टिविटी में नहीं लिख सकते। दे रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन डेटर्स एक्सप्रेस और मेजर इन मनी। सारे अपने डेटर्स को किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, मनी के फॉर्म में, और कैन बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मान चलिए अगर एक कंपनी है, कंपनी के लिए डेटर्स क्या, जिसको पैसा लेना है, जिससे पैसा हमें लेना है, आगे मैं बताऊँगा समझाऊँगा। तो डेटर्स क्या होता है, जिससे पैसा लेना है। ऐसे मेरे पास 4 डेटर्स हैं, तो क्या मैं अपने बुक में ये लिखूँगा 4 डेटर्स अकाउंट डेबिट, मैं लिखूँगा 4 डेटर्स हैं, ऐसे नहीं लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा, कितने के हैं, तो मैं चलिए ये 10 का, ये 20 का, ये 30 का, ये 40 का, कितना हुआ 4 3 7 7 और 3 10, क्लियर। तो 100 रुपये का डेटर्स, मैं क्या लिखूँगा 100 रुपये के डेटर्स हैं मेरे पास। तो हर चीज़ आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, मनी में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे 4 डेटर, ये लिखना गलत है। हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, मनी में लिखेंगे, यानी कि 100 डेटर्स हैं हमारे पास, क्लियर। पॉज करके आप इसको लिखेंगे, मैं आगे चलता हूँ, क्लियर। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, वो कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि हमारी जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, हम ये सोच करके नहीं लिख रहे कि नहीं चल रहे कि हमारा आज हमने शुरू किया और 1 साल बाद हमें बिजनेस बंद करना है। हम क्या सोच के चलेंगे, हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहे, गोइंग कंसर्न हो लंबे समय तक। इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। इसका दूसरा नाम एक और लिख लीजिए आप, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, क्लियर। कंटिन्यूटी, CONTINUITY, क्लियर। इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सारे इवन लॉस है उसको भी कंटिन्यू करते चलते हैं। अपने शटडाउन ये नहीं मानते, अगर लॉस आ रहा है तो ये नहीं मानते कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। जब तक नहीं मानेंगे जब तक कि ये शटडाउन पॉइंट पे ना पहुंच जाए, कंपनी बंद होने के कगार पे ना पहुंच जाए। हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारा बिजनेस अभी भी लंबे समय की चलेगी, तो वही चीज़ हम मानते हैं यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो, द गोइंग कॉन्सेप्ट कंज्यूम दैट एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज है और एन अकाउंट्स दैट आर इनडेफिनाइट, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, अनलिमिटेड लाइफ है, उसको हम क्या मानेंगे कि ये यहाँ से शुरू हुआ है तो आगे चलता ही जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्लियर, या कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, क्लियर। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है फोर्थ कॉन्सेप्ट, वो फोर्थ कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो हल्का सा मैं बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मेरा गोइंग कंसर्न वाला था, ऐसे तो चलता चला जा रहा है, क्लियर। जो कॉन्सेप्ट मेरा लगातार चलता चला जा रहा है,
उस कॉन्सेप्ट में अगर मैंने ब्रेक कर दिया बीच बीच में से, ऐसे कट मार दिया, इसे हम कहते हैं पीरियड। तो ये एक पीरियड का हो गया, ये एक दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। अब पीरियड समझेंगे कैसे, तो ये ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, सेम ईयर, मतलब जो भी जैसे भी सही लग सकता है आपको, मंथली भी हो सकता है। तो ये क्वार्टरली हो सकता है। अब ये बनाया क्यों, क्योंकि अगर जरा सोचिए, ये अगर सीधे चलता हुआ बिजनेस होता और हम उसको देखते हैं तो हमें पता कैसे चलता कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बीच में से कम कट कर देते हैं, जो कि हमारा बन जाता है फाइनेंशियल ईयर। हम नॉर्मली ईयर में लेके चलते हैं फाइनेंशियल, जो हमारा शुरू कब होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में जाकर के ये एंड होता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। तो ये जो पीरियड बनाया हमने, इसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर मान के चले इस साल मुझे 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगले साल मुझे 20 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, तो यानी 30 लाख रुपए कहीं ना कहीं मैंने लूज़ कर गया, अपने आप को मार्केट में डाउन कर गया। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने गोइंग कंसर्न वालों को डिवाइड करते हैं हर साल के रूप में, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर बनता है। और इसी पीरियड को कहते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के पीरियड को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो इसके बारे में भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन नीड टू नो, वो जानना चाहते हैं कि उनकी जो रेगुलर टाइम की जो इंटरवल है वो कैसा चल रहा है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है वो चीज़ जानना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो इकोनॉमी जो भी ईयर है, जो भी टाइमिंग है, उसको डिवाइड करते हैं एक रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड में, और जो कि इक्वल का होना चाहिए। अगर 1 साल का तो सारे 1 साल के होंगे। और उसमें अपने परफॉर्मेंस को वो क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। कैसे, कुछ इंटरवल्स पे, जैसे कि मतलब मंथली कर लिया, क्वार्टरली कर लिया, या हाफ ईयरली, ईयरली, कैसे भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ बताया वही चीज़ था ये। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम भी होता है, उस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो एग्जाम में कुछ भी नाम लेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सब नाम को दिमाग में लेके चलना है। क्लियर। अब मैं इसको बता रहा हूँ, आगे चलता हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ रहा है वो कॉन्सेप्ट है मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो क्या होता क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सारे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं, उन सबको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को। इसी को हम दूसरा नाम भी मैं कह सकता हूँ अगर लिखना चाहूँ, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर। हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, सारे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि बुक वैल्यू पे करेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं करेंगे। अब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होता क्या है, जैसे सोचिए मैं कोई सामान लेके आया, वो लेके आया मैं 10 रुपये का, और जब ला करके मैंने अपने गोडाउन में रख दिया, और 2 दिन बाद क्या हुआ, वो आफ्टर 2 डेज़ क्या हुआ कि उसका प्राइस का दाम हो गया 12 रुपये। क्लियर। मार्केट में। तो मैं अब अपनी बुक में 10 रुपये लिखूँ कि 12 रुपये लिखूँ। क्लियर। ऐसे केस में मैं अपने बुक में 12 रुपये नहीं लिखूँगा, 10 रुपये डालूंगा। ये जो 10 रुपये है इसे कहते हैं हम बुक वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर। और जो ये 12 रुपये है इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में वो वैल्यू हो गई है। तो हम हमेशा अपना जो भी हम सामान लेके आएंगे, उस सामान को हम किस पे शो करेंगे, हमेशा हम शो करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि बुक वैल्यू पे शो करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे। क्लियर। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास में, अब जैसे सोचिए 1 घंटे क्लास में आपको मुझे देना है और सारे कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, और लिखने के लिए आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्लियर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को दूसरा नाम लिख सकते हैं आप, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर। यहाँ पे हम अपने बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस ऑफ पेड, जो प्राइस आप पेड करके आए, मैं 10 रुपये का सामान लेके आया, 10 रुपये लेके आया, तो उसी पे करूँगा, पेड फॉर इट, नॉट एडिड इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे नहीं, सामान में 10 रुपये का था, मैं 10 रुपये में रिकॉर्ड करूँगा, बेशक उसका प्राइस अब मार्केट में 12 का हो गया हो, तो ये मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू पे मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं किस पे करूँगा, 10 रुपये में करूँगा। अच्छा, इसमें आता है कई बात कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कैसे होता है, तो हल्का सा मैं समझाता हूँ, जरा देखना ध्यान से। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट पे होंगे। फिक्स एसेट्स जो होगा उसको हम क्या करेंगे, परचेज करते हैं। परचेज किया तो जो भी हमने पेड किया है, ये पेड जो हमने कंसिडरेशन क्या देना, कोई भी सामान के बदले पैसा वैसे कुछ भी देना, कंसिडरेशन इन काइंड ऑफ मनी भी हो सकता है। क्लियर। तो मन इस होता है, इसी चीज, ये इसी को कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर।
हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला। क्लियर, ये वाला चीज़ होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम एक ही बार में कैश नहीं देते, हम EMI पे लेके आते हैं। अब EMI पे लेके आया तो वो सामान मुझे पड़ गया, मान के 10 रुपये का सामान था और 2 रुपये मुझे इंटरेस्ट पड़ गया EMI पे। अगर आपने EMI कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा हो तो इंटरेस्ट में पता है, अगर नहीं पता तो मैं आगे समझाऊंगा अभी, ये भी हर चीज़ समझाऊंगा, आप पैनिक ना होना। तो 10 रुपये का सामान था, 2 रुपये का इंटरेस्ट पड़ गया, तो इस समय क्या हम 12 रुपये लिखेंगे सामान को? कि नहीं, हम इंटरेस्ट को भी नहीं करते, हम सीधे 10 रुपये का सामान ही लिखेंगे वहाँ पे भी। क्लियर, तो ये ध्यान रखना हमेशा, हम इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं करते। तो अगर मैं बुक वैल्यू निकालने के अगर फॉर्मूला बता दूँ हल्का सा, तो ध्यान रखना, बुक वैल्यू इक्वल टू हिस्टोरिकल, इसमें डेप्रिसिएशन भी हम माइनस कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो भी होगा माइनस, और उसकी वैल्यू अगर गिर गई होगी तो वैल्यू ये डाल दूंगा मैं। क्लियर, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? जितने में हम लेके आए हैं, इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। क्लियर, आगे चलता हूँ मैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, वो कॉन्सेप्ट अगला मेरा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन क्या? मैं अपने सामान की जो वैल्यू है उसको वापस क्या कर रहा हूँ? रियलाइज़ कर रहा हूँ। इसी का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर, रेवेन्यू यानी कि इनकम को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट है वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन यानी ख़त्म होने के समय या रियलाइज़ करेंगे, या फिर मार्केट वैल्यू के डिसोल्यूशन होने पे करेंगे। यानी कि जैसे सोचिए कि हमारा जो फर्म है वो फर्म अब ख़त्म होने पे है, तो उस समय पर हम रियलाइज़ करेंगे कि हमारा सामान कितने का है। अब कोई कंपनी बंद होने वाली आ रही है, यानी बंद होने वाली है, उसका मार्केट डाउन हो गया, अब वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा देगी वापस, जिससे पैसा लेता है। तो पैसा देगी कैसे? अपने सामान बेच करके। तो सामान को बेचने के लिए पहले सामान की वैल्यू को क्या करेगी? वो रियलाइज़ करेगी। तो इसी को कहते हैं हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर, आप इसके बारे में ऐसे लिखते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अंडर द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज रिकॉर्डेड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड। हम जब खरीदें तब का नहीं, कैश जब रिसीव करें तब का ही देखेंगे, बट आल्सो एक्सेप्टेड टू बी रिसीव्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम बिजनेस ख़त्म करने वाले हैं, काम ख़त्म होने वाला है, उस समय हम देखेंगे कि कितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है पैसा, तो वो देखेंगे। जैसे मान के चलिए कोई मशीन है, वो मशीन की वैल्यू मार्केट में 10 रुपये ही थी, लेकिन जब मैं बेचने गया तो मुझे पता चला कि मार्केट वैल्यू है 12 रुपये, लेकिन जब मैंने बेचा तो वो पुरानी होने की वजह से बिका वो मुझे 9 रुपये में। तो ये 9 रुपये ही मेरे लिए क्या बन गई? रियलाइजेशन वैल्यू बन गई। सामान की वैल्यू 10 रुपये थी, मार्केट में प्राइस थी 12 रुपये, ये खरीदने की कॉस्ट हो गया, ये 12 रुपये मार्केट वैल्यू हो गया, और ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद हो गया आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो जो 9 रुपये की जो वैल्यू में बनी, इसी को हम कहेंगे एक्सेप्टेड रिसीव्ड। क्लियर, अगला जो 7th कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर साल के प्रॉफिट या लॉस को मैचिंग करते हैं या बैलेंस शीट को मैच करते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे करंट ईयर है, करंट ईयर जिस साल हम बिजनेस कर रहे हैं, करंट ईयर करेंगे, करंट ईयर में 2 चीज़ निकल के आएंगे, प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, और दूसरा क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे करंट ईयर में क्या करूँगा मैं कि अपने इनकम, करंट ईयर के इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को मैच करने की कोशिश करूँगा। क्लियर, इतना क्लियर होगा आपको? अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को मैच करने की कोशिश करूँगा। बैलेंस शीट में क्या करूँगा मैं? अपने एसेट्स और अपने लायबिलिटीज़ को मैच करने की कोशिश करूँगा। इसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो इसके बारे में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, और पीरियोडिक मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एक पीरियड के अंदर कर रहे हैं, हर साल करते हैं ये। तो क्लियर, तो समझाता हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट मेजरमेंट ऑफ इनकम, क्लियर, इज अ मैटर ऑफ मैचिंग द रेवेन्यू, यानी इसी को रेवेन्यू कह सकते हैं, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, किसके साथ करेंगे? विद द एक्सपेंसेस, अपने खर्चों के साथ, एंड इंकर द प्रोसेस ऑफ अर्निंग दिस रेवेन्यूज। और ये भी देखेंगे कि हमने इस रेवेन्यू से हमने कितना इकट्ठा कर लिया, कितना नहीं किया, कितना हमने इसमें अर्निंग करी, कितने नहीं करी अर्निंग। क्लियर, तो ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे सामने वो है 7th है ना, कितने हो गए? 7 हो गए ना, 5, 6, 7। हाँ, अगला जो कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, अच्छा ये कॉन्वेंशन आ गया। कितने किए थे मैंने? समझे 7 किए थे शायद, 7 मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। कोई रह तो नहीं गया? एक सेकेंड में देख लो, बता देता हूँ आपको। अक्रूवल कॉन्सेप्ट रह गया था शायद से आपका,
हाँ, एक कॉन्सेप्ट रह गया है, मैं हल्का सा करवाता हूँ उसको। 7th है, ये मैचिंग लास्ट है, और 7 नहीं 8 था, वो नंबरिंग में गलती हुई है। एक कॉन्सेप्ट और था हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ACCRUAL अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बेसिस पे ये उसी अक्रूवल बेसिस पे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, किस में, कैश बेसिस में भी और क्रेडिट बेसिस में भी। तो रियलिटी में यहाँ पे हम अकर्ड करते हैं वो सारे इनकम जिसका हमने काम कर लिया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, या वो सारे एक्सपेंसेस जिसका हमने काम तो कर लिया लेकिन हमने पेड नहीं किया, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर? तो इसका लिख सकते हैं इट्स नॉट डिपेंड ऑन कैश वेदर, ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वैसे लिखना चाहो तो, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कैश वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे रिसीव्ड हो या ना हो, वेदर रिसीव्ड और नॉट। क्लियर? ये चीज़ था इसमें कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में। तो कुल तो हमारे ये हो ही गए 8 और 9 था। एक था डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारा, मैं वही वाली बात है, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में भी करेंगे। 2 अकाउंटिंग बेसिस होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। ये चीज़ मैं वहाँ पे समझाऊंगा जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट समझाऊंगा, मैं डुअल क्यों कहते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाऊंगा जब नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारा जो पॉइंट आता है कन्वेंशंस का आता है। कन्वेंशंस क्या, वही परंपरा जो चली आ रही है। तो नॉर्मली 4 तरीके होते हैं। पहला जो कन्वेंशन आ रहा है उसे कहते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। प्रूडेंस क्या, कि हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे कुछ समय के लिए हमने बिजनेस शुरू किया, तो मान चलिए मेरे आगे 3 महीने तक मेरे प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है। मैंने आज बिजनेस शुरू किया, आज से करीबन 3 महीने 3 मंथ मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब जो 3 मंथ प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो ये 3 मंथ में क्या समझूंगा कि प्रूडेंस लेवल है। अगर इसमें कुछ प्रॉफिट होता भी है तो वो मेरा नसीब है, वैसे मैं क्या मांगूंगा कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके लिए मैं पहले से ही एक रिजर्व लेके चलता रहूँगा कि हाँ मुझे तो शुरुआत में तो लॉस होना ही है, मैं सामान ला के रखा रहूँगा, सामान खराब होंगे फेंकेंगे, लेकिन अभी कस्टमर नहीं आएंगे। तो इस कन्वेंशन को कहते हैं प्रूडेंस कन्वेंशन। ये हम मान के चलते हैं कि हमारा शुरुआत में तो लॉस होगा ही, धीरे धीरे मार्केट हमारा बनेगा। तो इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन प्रॉफिट, यानी कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाली है, शुड नॉट बी एज्यूम बट प्रोवाइड ऑल प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखवाना चाहूँ अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे लिखिए, अगर इसको आप बोल सकते हैं प्लेइंग सेफ पॉलिसी। दूसरे नाम में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हम गेम खेलते हैं तरीके से, प्लेइंग सेफ पॉलिसी, सॉरी सेफ पॉलिसी, यानी कि हम पहले से सेफ्टी लेके चलते हैं कि हाँ हमें शुरुआत में 3 महीने तो लॉस होने ही वाला है। 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है, ये कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट, ये लिख लीजिएगा आप, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। पहले से ही हम मान के चल रहे हैं कि हमें लॉसेस होगा, ऑल लॉसेस बट नो गेन, लेकिन कोई भी गेन नहीं होगा। क्लियर? और दूसरा होता है हम पहले से प्रोविज़न यानी पहले से पैसे इकट्ठे करके चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम क्या क्या होता है प्रोविज़न। तो हम पहले से ही मांगेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या, जो पैसे जिनसे हमें मिलने वाले थे वो सब नहीं दिए। जैसे मान लो 10 लोग हैं, मिस्टर, जैसे मान लो एक आदमी है राम, उससे मुझे पैसा लेना था, वो मुझे 10 रुपये देता, लेकिन उसने मुझे 10 रुपये नहीं दिया, भाग गया, तो ये मेरे क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। अब मैं ये पहले से ही मान के चलूँ कि मुझे 10 रुपये नहीं मिलेगा, तो मैं पहले से एक रिजर्व बना लूँगा कि हाँ मुझे 10 रुपये का तो लॉस पहले से ही है। तो जो हमें पहले से ही मान के चल रहे हैं कि 10 रुपये का लॉस तो मुझे पहले से ही है, क्योंकि वो राम देने वाला है भी नहीं, अभी उसने बोला नहीं है नहीं देने का, लेकिन हमें पहले से मानो कि शायद से ना दे। तो वो चीज़ जो हम पहले से ही मान के चल रहे हैं उसको बोलते हैं हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। आगे हम करेंगे सब कुछ। क्लियर? पॉज करके आप इसको रिकॉर्ड लिख सकते हैं, चाहे मैं आगे चलता हूँ। अगला जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन का नाम होता है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कुछ नहीं, ये बस इतना कहता है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो हर साल सेम टू सेम चलता है, यानी सेम पॉलिसी हम प्रोसीजर करेंगे। इस साल जो मेथड मैंने यूज़ किया है वही मेथड मैं नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करूँगा। इस साल अगर मैंने, जैसे मान लो बैलेंस शीट 2 तरीके होती है, एक टी शेप होती है और एक स्ट्रेट लाइन वाली होती है। अगर मैंने टी शेप वाली बैलेंस शीट फॉलो करी है तो मैं हर साल टी शेप वाली बैलेंस शीट फॉलो करूँगा जब तक कि कोई लॉ या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना कह दे। तो अगर इसमें भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो मैं लिखवा देता हूँ हल्का सा कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, हर साल चलता है। ये कब चेंज होगा, जैसे लिख सकते हैं मेथड
चेंज ड्यू टू, कब होगा, पहला, या फिर हमें कोई लॉ कह दे कि नहीं आपने गलत मेथड यूज़ कर रहे हो, अब लॉ आप पे लग रहा है आप ये मेथड यूज़ करो। या तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अगला चैप्टर है, तो उसमें समझाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो क्या है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, तो हमें तो अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। और तीसरा पॉइंट जो हो सकता है वो हो सकता है एज पर अकाउंट प्रेजेंटेशन फॉर मोर एप्रोप्रिएट। जैसे मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट इतना अच्छा हो कि जो अनपढ़ गवार है ना वो भी देख के समझ जाए कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़ होता है, हम अच्छे से अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो एज पर अकाउंट्स प्रेजेंटेशन, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ और अच्छे से, तो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं ताकि लोगों को और आसानी हो। तो हम कह सकते हैं मोर एप्रोप्रिएट, जो जितना ज़्यादा अच्छा हो वो हम फॉलो कर सकते हैं। तो इन 3 केसेस में ये चेंज हो सकता है। वैसे कंसिस्टेंसी होती है कि आप कोई भी मेथड जल्दी चेंज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, सॉरी। क्लियर। अगला आगे कन्वेंशन में जो अगला जो पॉइंट्स आता है वो है मैटेरियलिटी कन्वेंशन। ये कुछ नहीं, ये सिंपल एक बात कहता है कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको रिकॉर्ड करो, जो ज़रूरी नहीं है उसको रिकॉर्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान चलो मेरी फैक्ट्री में 10 लोग थे, 10 लोग में से 4 लोगों ने कहा कि भाई मुझे आज तो समोसे खिला दे। मैंने समोसे खिलाया, मुझे 50 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, तो क्या ये 50 रुपये भी मैं अपने बुक में रिकॉर्ड करूँगा अपने कंपनी के? नहीं भाई, इतना ज़्यादा बुरा खर्चा नहीं है जिसको मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन वही मान लो कि जो 10 लोग थे, 10 लोग के लिए मैंने अपने कंपनी में फैक्ट्री में करीबन 40 फ़ैन लगा दिए। क्लियर। 40 फ़ैन लगाया, 40,000 का खर्चा आ गया। अब मैं 40,000 का खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं करूँ? ये तो करूँगा, क्योंकि ये क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर, ये रेलिवेंट है। तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो ज़रूरी नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे एक लाइन कर लिख सकते हैं, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप क्या करें, रिकॉर्ड करें। चाहे तो ऐसे लिख लो, इररेलीवेंट। आपके बुक में सब कुछ है। इररेलीवेंट आइटम को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर। और रेलिवेंट आइटम को आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेंशन है, वो है अगला आपका डिस्क्लोजर कन्वेंशन। डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या कहता है कि आप हर चीज़ बताएं, हर चीज़ आप क्या करें, प्रेजेंट करें। हर चीज़ आपकी जो अकाउंटिंग होनी होगी वो अकाउंटिंग इस तरीके से होगी कि आप उसमें हर चीज़ बताएंगे कंपनी को और अपने कस्टमर को या अपने शेयर होल्डर्स को या अपने गवर्नमेंट को। तो आप फुल डिस्क्लोज करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो इसको कहते हैं डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तो ये भी एक अच्छा कन्वेंशन है कि आप अगर ट्रांसपेरेंट रखेंगे अपनी कंपनी को, सब जानते होंगे आपकी कंपनी के बारे में, तो ज़्यादा बिलीवनेस भी होना अच्छा रहेगा। तो आप कुछ नहीं छिपाए अपने गवर्नमेंट से, अपने शेयर होल्डर से या अपने एम्प्लॉयज़ से। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्लोजर कन्वेंशन। क्लियर। अच्छा, हमने जो आज का टॉपिक रखा था वो करीबन हो चुका है हमारा। हमने कहा था कि हम कॉन्सेप्ट करेंगे और कन्वेंशंस करेंगे। कॉन्सेप्ट भी ख़त्म, कन्वेंशन भी ख़त्म। ये चीज़ मैंने समझाया है आपको, कुछ पॉइंट्स लिखवा भी नहीं अच्छे से, है ना। और यही चीज़ आपके अपने नोट्स बुक में भी होगा। क्लियर, आपकी बुक में भी है। अब बुक्स भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या कहना चाहता था और क्या। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एक ही लाइन का जो लिखा है वो नहीं, आप कम से कम उसमें 3-3, 4-4 लाइन अपने लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट क्या होगा मेरी तरफ से कि मैं आगे अगली क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाऊँगा। हल्का सा, ज़्यादा देगा नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ख़त्म है। रूल्स, उसके बाद मैं आपको अप्रोच बता दूंगा कि कौन कौन से अप्रोच हैं आपके अकाउंट्स में, 2 तरह के, मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच। रूल समझा दूंगा हल्का सा। क्लियर। तो ये चीज़ मैं समझा दूंगा। मैं जितना भी थोड़ा बहुत जो भी थ्योरी बची होगी बेसिक वाली, वो थ्योरी ख़त्म कर दूंगा। और अगर मुझे टाइम लगा कि मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कर सकूँ तो मैं न्यू चैप्टर भी शुरू करूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जिसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं। A=C+L, ये वर्ड सुनते ही बच्चों के दिमाग में आता है कि कौन सा चैप्टर है। वो चैप्टर है, बेसिक चैप्टर एकदम, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हो सका तो मैं शुरू कर दूंगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन बात मानिए कुछ नहीं है, हल्की सी बस नॉलेज होगी दिमाग में ना, हल्की सी एक लॉजिक क्लियर पकड़ लिया आपने तो सारे सवाल आपकी उंगलियों पे बनेंगे। आराम से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किसके नीचे, क्या चीज़ कैपिटल में, क्या चीज़ लायबिलिटी में, क्या चीज़ एसेट में जाएगा, किस हेडिंग से जाएगा, कैसे ऐड करना है, फॉर्मेट क्या है, सब कुछ आप आराम से कर लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, कॉपी को थोड़ा सा लंबा लैंडी करना पड़ जाता है इसमें, क्योंकि
वो सीधे कॉपी पे नहीं आता, कभी कभी 2-2 पेज ले लेता है एक सवाल होने में, तो थोड़ा सा वो लंबा लगता है। लेकिन सवाल इतना अच्छा है और समझ में आ गया तो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बच्चे उसको कर देते हैं दिन भर, सारी एंट्रियाँ होती हैं और यहीं से कहीं ना कहीं आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल भी धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगते हैं। मैं क्या करूँगा, इसी सब टॉपिक के साथ साथ आपको रूल्स भी बताऊँगा कुछ कुछ मेन में, कि क्या चीज़ के को क्या एंट्री पास करने से डेबिट होगा, क्या चीज़ लिखने पे क्या क्रेडिट लिखते हैं, किस ट्रांजेक्शन में डेबिट को करते हैं इस चीज़ को, किस ट्रांजेक्शन में किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो हल्का फुल्का मैं समझाता चलूँगा साथ के साथ। तो प्लीज़ अगली क्लास में आप बिल्कुल टाइम पे रहें और पूरा फोकस रखें नेक्स्ट क्लास में। अगर आज आप सो गए हो या कुछ भी हो गया हो, जैसे भी मैं तो देख नहीं रहा हूँ, लाइव है, आप अपने घर पे हैं, तो अगर कुछ भी लगे डाउट्स वाउट्स तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर नीचे भी दे रखा है, क्लियर। तो आप इस पर कैसे भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। ओके।